है ना। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक राष्ट्रीय आय। ये हमारे टॉपिक है साहब, राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय जब हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं तो यह राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन इसका हम पहले बैकग्राउंड देखूंगा, ठीक है। एक होता है हमारा जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एक लास्ट हमारा इसका होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप यदि हिंदी लिखना चाहें तो इसके मैं हिंदी बोल देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ। इसका होगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसका होगा निवल घरेलू उत्पाद। इसका होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसका होगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। देखेंगे जब हम राष्ट्रीय आय को देखते हैं तो राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से हमारे पास 4 क्राइटेरिया में 4 भाग में बढ़ जाती है। सबसे पहले हमें इसमें ये देखें कि जो हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय आया कहाँ से, है ना। हम पहले बीपीएससी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछता कहाँ से है, उसके बाद हम आएंगे इस कंसेप्ट पे। इस कंसेप्ट बताने से पहले हमें बहुत कुछ को जानना होगा, ठीक है। जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सुने हैं आप लोग, है ना। तो पहले हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन बीपीएससी क्वेश्चंस दागती कहाँ से, तभी बीपीएससी का हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखेंगे बीपीएससी का जो क्वेश्चंस का पूछने की जो तरीका है, पहला इसका क्वेश्चन होता है कि भारत में राष्ट्रीय आय पहली बार किसने बताया था कि देश का राष्ट्रीय आय कितना है। दिस इज द क्वेश्चन। यानी सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन होगा, यानी पहला बताने वाला व्यक्ति कौन था। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है हमारा कि हमारा राष्ट्रीय आय का प्रकाशन कौन करता है। तीसरा इससे क्वेश्चन होता है कि हमारा आधार वर्ष क्या है। फोर्थ क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड कि हमारा सीएसओ क्या है, एनएसएस का क्या है। इस तरह से इसकी क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर हो गई। तो हम सबसे पहले इसकी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी बीपीएससी में वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, वे सारे क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले इसके जवाब को निकालो। इज इट ओके। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है पहला किसने बताया था। दूसरा होता है कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किसने बताया था। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला हम इसका क्लियरेंस निकाल लेता हूं। तो देखेंगे हम यहां पर लिखता हूं राष्ट्रीय आय। क्या नाम है, राष्ट्रीय आय। देखिएगा ये राष्ट्रीय आय जो है सबसे पहली बार देखा जाए तो 1949, ध्यान से समझिएगा, बाद में लिखेंगे आप, ठीक है। 1949 1949 में एक हमारे यहाँ कमेटी बनी थी जिसका नाम था राष्ट्रीय आय कमेटी। क्या नाम था, राष्ट्रीय आय कमेटी। एक हमारे यहाँ निर्माण हुई थी। ये जो राष्ट्रीय आय कमेटी थी, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, वह थे पीसी महालिनोविस। आपने सुना होगा पीसी महालिनोविस, ठीक है। अब हमारे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि पीसी महालिनोविस का पूरा नाम क्या था। प्रशांत चंद्र महालिनोविस, है ना, महालिनोविस, ये इनका पूरा नाम था। अब क्वेश्चंस हो सकता है कि फ्यूचर में भी पूछ दे कि पीसी महालिनोविस कौन थे, ये भी तो क्वेश्चंस हो सकता है ना।
ये कौन थे कि इनको राष्ट्रीय आय कमेटी का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हम भी क्लियर अभी कर लें, आने वाला फ्यूचर जो हमारा हो सकता है, क्यों नहीं हम आगे से स्पष्ट कर लें आंसर। तो पीसी महालनोबिस साहब जो थे उस समय हमारे यहाँ ISI था, पाकिस्तान वाला ISI मत समझिएगा, ठीक है। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। हिंदी इसका होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। क्लियर हो गया। और यह सांख्यिकी जो संस्थान हमारी थी पहले, यह कहां पर थी? यह हमारा कलकत्ता में था। कहां पर था? कलकत्ता में था। क्लियर हो गया। यह कलकत्ता में एकमात्र भारत की संस्थान थी जिसका नाम था ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और इसके ये जो थे, ये कौन थे? चेयरमैन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं प्रोफेसर भी थे। और उस समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो एकमात्र इकोनॉमिस्ट के रूप में इनको जाना जा सकता है। उस समय मात्र एक भारत के एक अर्थशास्त्री के रूप में ये थे, और जो कलकत्ता में जॉब कर रहे थे, देश में इस संस्थान को चला रहे थे। क्लियर हो गई। जब देश आज़ाद हुई तो आज़ाद होने के बाद हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियाँ थी। सबसे पहले तो हमारे पास आबादी थी ही, दूसरी हमारे पास एग्रीकल्चर यानी जो खाद्य पदार्थ है इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। चुनौतियाँ थी कि हमारे पास कुपोषण था, बेरोजगारी थी और शिक्षा थी, ऐसी चुनौतियाँ हमारे पास थी। अब प्रश्न होता है कि सभी का आय कैसे बराबर हो सकता है, सभी को आय को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के माननीय हमारे प्रधानमंत्री उस समय जो थे, उन्होंने ऐसे लोगों की सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे, जो देश की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ स्थान या मंच प्रदान कर सके। और उसी में इनका नाम आता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस साहब का आता है। क्लियर हो गई। इनको लाया जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में फिर हमने देखा कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति जो थी इसकी गठन की गई। अब ये जो राष्ट्रीय आय समिति 1949 में गठन हुई, तो ये तो आपको एक क्लियर हो गई। अब इससे क्वेश्चन और एक पूछता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय जो होती है इसकी गणना कौन करता है, तरीका क्या का उसमें हम बात करेंगे। गणना कौन करता है? तो हमारे पास साहब दो तरह के संस्थान थे, एक हमारा CSO था, एक हमारा NSSO था। याद रहेगा, एक हमारा CSO और एक NSSO, ठीक है। CSO की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था 2 मई 1951 को। क्लियर हो गया। और NSSO की स्थापना हुई थी 1950 में। इतना पहले याद रखिएगा। अब क्या होता है, CSO का उस समय जो नाम दिया गया था, नाम दिया गया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस समय संगठन था। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक जो था एक केंद्रीय सांख्यिकी एक संगठन था, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय, अब यहाँ पर दो चीज़ों को आप पॉइंट आउट कीजिएगा। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की जो गणना करने का जो आप जिम्मेवारी कह सकते हैं, ये जिम्मेवारी जो थी वो किसके पास था? CSO के पास। क्लियर हो गई। जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसका काम था कि देश का राष्ट्रीय आय तथा देश का प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का काम इसका था। इसके अलावा जितने भी हमारे पास सर्वे होते थे, चाहे हम जनसंख्या की बात करें, जो हम लोग हमारा डेमोग्राफिक होता है, जनसांख्यिकी होता है, चाहे जनसंख्या बात करें, बेरोजगारी की हम बात करें, अशिक्षा की हम बात करें, गरीबी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय यदि हम दोनों को छोड़ देते हैं, तो इसके छोड़ने के बाद और जितने भी हमारे पास सर्वे होते हैं या हम कह सकते हैं उनकी जो पैरामीटर्स होती है, ये सारे काम करने का अधिकार किसको दे दिया गया था? NSSO का, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर हो गई। तो यह भारत में क्या करती थी, यह हमारा जनसंख्या बताती थी कि जनसंख्या कितनी है, हमारे देश में अशिक्षित लोग कितने हैं, हम कह सकते हैं हमारे यहाँ बेरोजगार लोग कितने हैं, है ना। तो ये सारे जो गणना किया जाता था, क्या किया जाता था? गणना जो किया जाता था, ये गणना करने का अधिकार किसको दिया गया था? NSSO का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज़ादी होने के बाद से हमारे यहाँ दो तरह के संस्थाएं काम कर रही थी और दोनों संस्थाओं के काम अलग अलग थे। मीनिंग क्लियर हो गया? दोनों के काम अलग अलग थे। अब क्या होता है, इसी बीच हमने देखा
कि 2005 में आपने देखा होगा, 2005 में 2005 में एक सुरेश तेंदुलकर बना था कमेटी, सुना होगा। सुरेश तेंदुलकर एक कमेटी बनी थी। ये जो सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी बनी, इन्होंने उस समय नाम दिया NSC, नाम दे दिया, नाम बदल के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी नाम दिया गया। इनकी जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी वो क्या नाम दिया गया, NSC, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी नाम दिया गया। और इन्होंने सबसे पहली बार सिफारिश किया था कि साहब जो आप CSO और NSSO को जो आप अलग रखें, इसको आप ऐसा कीजिए, मर्ज कर दीजिए। इन्हें क्लियर हुआ, दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि दोनों जो अलग अलग संस्थाएं, इस पे कॉस्ट भी पड़ रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज दोनों का एक तरह से देखा तो सर्वे का ही काम है, तो क्यों दोनों अलग अलग करते, दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, मिला दो। इस तरह से गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की। मैंने एक बार पहले इसको पूरा मैं बता देता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। भाषा में लिखवाएंगे, ये सही है, ये सही है ना। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाषा में भी लिखवा दीजिए, ठीक है, लैंग्वेज में ही लिखवा दूंगा। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, तो पहले जो हमारा CSO, जब इसकी स्टार्टिंग हम देखते हैं 2 मई, तो 2 मई जब 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, तो AO फॉर ऑर्गेनाइजेशन था, क्लियर हो गया। लेकिन अब हमने क्या देखा कि 23 मई 2019 को CSO और ये जो NSSO था, अब भारत सरकार ने क्या किया कि ये दोनों को, डेट आप याद रखिएगा, डेट क्या है, 23 मई 2019। अब भारत सरकार ने CSO प्लस NSSO को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने का एक नया संस्थान बन गई NSO। अब एक चीज और याद रखिएगा, तो सबसे पहली बार जब ये आया तो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया। जब तेंदुलकर कमेटी बनी तो 2006 के बाद इसको नाम ऑर्गेनाइजेशन से बदलकर इसको ऑफिस कर दिया गया, क्लियर हो गया, ऑफिस कर दी गई। और अब क्या हुआ कि CSO और NSO दोनों को मर्ज कर दी गई, और मर्ज कर करके अब क्या बना दिया गया, NSO, अब जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कार्यालय। मीनिंग क्लियर हो गई। अब क्या नाम इसको हो गई, राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यालय, है ना। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी, हम हिंदी भी हम भी लिख देता हूँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब इसका नाम पड़ गया। तो अब आपको याद रखना होगा कि अब NSSO और CSO दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों मर्ज हो गए। और कब से मर्ज हो गए, डेट याद रहेगा आपका। अब एक आपसे एग्जाम में BPSC पूछा है बहुत बार कि CSO जो है, ये CSO का मुख्यालय कहाँ है, CSO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका 2 मुख्यालय हैं। सबसे पहला इसका यदि हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, तो इसकी जो प्रशासनिक है, यह प्रशासनिक तो इसका दिल्ली में है साहब। कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसका जो औद्योगिक मुख्यालय है, यस, तो औद्योगिक जो है इसका कलकत्ता में है। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना होगा कि BPSC पूछ क्या रहा है। BPSC इस तरह क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट बेस ज्यादा पूछता है, इसलिए पहले फैक्ट को ही बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब पहले बार पूछा भी था एक क्वेश्चन कि पेज नंबर आइए पीछे, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा था BPSC कि PC महालिनोबिस का पूरा नाम क्या था, प्रशांत चंद्र महालिनोबिस है, तो क्लियर हो गई। उसके बाद हमें पूछा जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है, तो उस समय CSO करता था, अब कौन करेगा, NSO कर लेगा, ये तो क्लियर हो गई। दूसरी बात होगा कि CSO की स्थापना कब हुई थी, 2 मई 1900। अब NSO CSO का मर्ज कब कर दिया गया, CSO के प्रशासनिक कार्यालय कहाँ है और इसका औद्योगिक कार्यालय कहाँ है, कलकत्ता। यहां तक तो क्लियर हो गई। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अब जब इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुआ, तो 2 मई 1951 से यह वार्षिक कह सकते हैं, ठीक है, यह वार्षिक एक पत्रिका ये निकालना शुरू कर दिया। अरे वार्षिक जो एक पत्रिका निकालता था, इस पत्रिका को नाम था श्वेत पत्र, याद रहेगा क्या नाम था,
श्वेत पत्र यानी व्हाइट लेटर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्वेत पत्र किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, क्या नाम देंगे आप? CSO। क्लियर हो गई? प्रत्येक वर्ष हमारा जो फाइनेंशियल ईयर, अब NSO नहीं, अब तो NSSO है ही नहीं, तो अब कह सकते हैं आप NSO। अब NSSO अब तो मर्ज कर दी गई, लेकिन जब से स्थापित हुआ 1951 में, तो 1951 से लगातार प्रत्येक साल एक मैगजीन निकालते रहता था जिसमें वो बताता था कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था क्या है। मीनिंग क्लियर हो गई? तो अभी भी आता है, प्रत्येक साल आती है, अब NSO करेगा। तो ये चीज को आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे विश्व में सबसे पहली बार सांख्यिकी दिवस कब मनाई गई, भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है, और भारत में सांख्यिकी दिवस मनाई किसके नाम पर मनाई जाती है। मीनिंग क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन हो जो हम फैक्ट्स में भी आपको लास्ट में लिखवा दूंगा। अब क्या होता है, इससे रिलेट यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ जो हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो अनुमान लगाया था, ठीक है, सबसे पहले अनुमानकर्ता कह सकते हैं, जो पहला अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। नाम सुने हो आप? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। यह पहले इंसान थे जिन्होंने दोनों चीज़ों को बताया था, राष्ट्रीय आय भी इन्होंने बताया था और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी बताया था। क्लियर हो गई? प्रति व्यक्ति आय भी बताया था। अब प्रश्न होता है कि आधार क्या थी साहब? तो दादा भाई नौरोजी जो देश का सबसे पहला अनुमानकर्ता के रूप में इनकी नाम आती है, इन्होंने एक किताब लिखा था। ऑप्शन रहेगा तुम्हारे, बिना ऑप्शन के नहीं चल सकते ना। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शनल बेस नहीं पढ़ना है। बीपीएससी को 5वां भी ऑप्शन देता है जिससे सबको मोहब्बत हो जाती है। याद था नहीं, एकदम याद रखना है, पास नहीं। हमें प्रेजेंट चाहिए और प्रेजेंट को तैयार करके फ्यूचर निकालना है। सो आई डोंट लाइक एंड डोंट बिलीव इन पास्ट। ओके, हम प्रेजेंट पे बिलीव करते हैं। तो अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह जो किताब थी, यह किताब लिखा गया था किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पूछा है कि दादा भाई नौरोजी को उस किताब का क्या नाम था। तो यह किताब का पहले तो नाम याद कर जाइए, और अगला बार मत भूलिएगा कि याद था भुला गए हैं, ठीक है? ये भूल के भी मत भूलिएगा मुझे। अब ये जो किताब थी, इस किताब के आधार पर इस किताब को हम बेस मानेंगे अब, ठीक है? तो इस किताब का जो हमारा आधार था, तो इस किताब के आधार पर इन्होंने देश का राष्ट्रीय आय जो हुआ, इन्होंने बताया कि 340 करोड़ है। कितना है साहब? 340 करोड़। तथा प्रति व्यक्ति आय जो इन्होंने बताया था, मात्र कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। यानी क्लियर हो गई? तो ये तो हमारे पहले अनुमानकर्ता। अभी हम बहुत सारे अनुमानकर्ता के नाम आपको लिखवाऊंगा। क्लियर? नहीं जी, तो ईयरली चलेगा। कैलोरी कहाँ से? हम एक बात कब की कर रहे हैं? किताब कब आया था? ये किताब आया था 1866-67 में, ठीक है? ये किताब कब आई थी? 1866-67 में। इज इट ओके? अब आप जब कैलोरी की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट आया, ठीक है? जब हमारे यहाँ लकड़वा वाला कमेटी बनी, जब हमारे यहाँ अलग कमेटी बनी, है ना, तो आप तो बहुत पीछे आ गए। अभी हम पढ़ा रहे हैं कहाँ? अभी तो हम अंग्रेज के कंप्लीट गुलाम हैं साहब, ठीक है? ये शहरी और ग्रामीण नहीं थी, केवल बताया गया था कि भारत का, क्योंकि उस समय शहर में कितने हमारे आबादी है, कितने थे? आज़ादी के समय तो हमारी आबादी 7% थी शहर में। तो फिर शहर की बातें छोड़ दिया जाए ना, शहर थी कहाँ? आज जो हम लोग ये पटना बैठे हैं, जो बोरिंग रोड है, ये शहर था? पटना रियल में पटना कहाँ था? कोई बताइए? पश्चिम दरवाजा सुने हैं ना, वही लास्ट पटना था। अब देखिए आप लोग कहें ना कहाँ पर है, ये सभी गांव थे साहब। अशोक राजपथ जो पटना कॉलेज देखते हैं ना, ये सारे गांव थे, छोटे छोटे गांव थे। जो कंकड़बाग आज के डेट में जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी बना हुआ है, ये नाली था।
खेती करने के लिए एक तरह से कैसा पानी रिजर्व हुआ करते थे। पटना बहुत छोटा था, जो पटना सिटी वाला मतलब जो जंक्शन है ना, पटना साहिब स्टेशन, पहले पटना जंक्शन भी नहीं थी। ऐसा सुनिए, गांधी जी यहां नहीं आए थे, ये भी आपको बता दूं, गांधी जी पटना साहिब उतरे थे और वहां से उतर करके वो गए थे मुजफ्फरपुर, जहां पर कृपलानी जी के घर में रुके थे। और वहां से फिर वो जब उनकी बात हुई कि चलिए भैया मोतिहारी चलिए, क्योंकि 1916 में आपने सुना होगा जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, ट्रीटी, तो वहां पर जब राजकुमार शुक्ला जी गए, जिनके बारे में गांधी जी कहे खुद लिखे हैं कि एक अनपढ़ किसान ने मुझे जीत लिया। एक कोटेशन खुद ने गांधी जी ने अपनी किताबों में लिखा, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है राजकुमार शुक्ला जी के लिए। तो जब उन्होंने वहां से उतरे तो सीधे गए मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के वो घर रहे थे। तो ये भी याद रखिए, बीपीएससी में पूछ सकता है कि गांधी जी पटना से डायरेक्ट कहाँ गए, तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में किनके घर में रुके, क्योंकि रुकना था उनको पटना में, लेकिन जिस दिन उन्होंने उतरा गांधी जी, उसी दिन बहुत खुशी नहीं बल्कि कह सकते अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि उस दिन राजेंद्र बाबू नहीं थे, उन्हीं के आवास में उनको आना था। इज इट ओके? तो उस दिन राजेंद्र बाबू नहीं थे। अब राजेंद्र बाबू न होने के कारण अंततः उनको मुजफ्फरपुर ले गया गया, वहां पर गए। राजकुमार शुक्ला जी वहीं पर आते हैं, और जैसे राजेंद्र बाबू के बाद पता चलता है कि गांधी जी पटना से सीधे अब आ गए मुजफ्फरपुर, पहली बार गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद दोनों के बीच में मुलाकात कहाँ होती है, मुजफ्फरपुर में। तो ये भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी और राजेंद्र बाबू की पहली मुलाकात कहाँ होती, तो क्या जवाब देंगे? बिहार के गांधी किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, बिहार के गांधी किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलो भाई, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, पता लगा कि हम इधर एंट्री मार देंगे, ठीक है, तो फिर पूरा हम बिहार में एंट्री मार देंगे, इसलिए हम अपने टॉपिक पे रहता हूँ हैं। हाँ, उसके फिर कहानी आप पढ़ते जाइए, बहुत लंबी कहानी है साहब, क्योंकि जब वो मुजफ्फरपुर से शुरू किए, गांधी जी कहे कि अब हम जयबे करेंगे भैया मोतिहारी, तो उस समय तिरहुत प्रमंडल नाम सुना, आज भी हमारे तिरहुत प्रमंडल है, सुना है? तो आप लोग इसमें, आपका घर कहाँ है साहब? मधुबनी, दरभंगा। आपकी भाषा क्या है? मिथिला, मैथिली। क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, भारत में खासतौर पे बिहार में बहुत सारी भाषाएं हैं, कोई भोजपुरिया बोलता है, हम लोग मगहिया बोलते हैं, हम लोग पाली वाला भाषा बोलते हैं, महात्मा बुद्ध वाला, ठीक है। जैसे औरंगाबाद हुआ, गया, पटना, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये सब हम लोग का जो है ये पाली मगधी है। तो आप बोलते हैं मिथिला। क्या बता सकते हैं आपका स्क्रिप्ट क्या है, लिपि क्या है? जैसे हमारा हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। इंग्लिश का लिपि क्या है? रोमन। आपका भाषा का लिपि क्या है, बता सकते हैं? नहीं पता तो बता देता हूँ, कोई बीपीएससी में नंबर आ जाएगा इंटरव्यू में। तिरहुता, तिरहुता एक लिपि है, ठीक है, तिरहुता एक लिपि है जो मिथिला भाषा का है। तो एकमात्र बिहार का एक भाषा है जिसका अपना लिपि भी है। एक और बता दिया ना। चलो यार, इकोनॉमिक्स पढ़ो, नहीं तो पता लगा कि तू हाँ। लिपि का मतलब होता है जिसमें लिखने की तरीका सिखाई जाती है, ठीक है, स्क्रिप्ट। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा ये रुपया का हमें साइन मिला है ना जी, ये कहाँ से मिला, कौन दिया? डी उदय कुमार दिया था। इसमें दो हमारा स्क्रिप्ट है, एक हमारा हिंदी के र है ना, और अंग्रेजी का र है, आर है। तो यहाँ पर तो हमारा र कंप्लीट दिख गया यहाँ, और ए वाला तो ये तो यहाँ भी दोनों में कॉमन सेंस है ना, कॉमन चीज है ना। तो ये वाला जो लाइन बच, इसको हमने ऊपर रख दिया है। ये तारीख था 20 जुलाई, फिर एक और आ गया यहाँ पर 20 जुलाई 2010 को भारत विश्व में 5वां ऐसा राष्ट्र बना जिसको अपना यूनिक सिंबल मिला। पहला था अमेरिका का डॉलर, ठीक है, उसके बाद था येन, उसके बाद था पौंड, उसके बाद था यूरो, है ना, और उसके बाद हमारा मिला रुपया। चलो एक चीज और याद कर लो, आप लोगों ने छेड़ा तो और मैंने स्टार्ट करके बताइए दिया, क्लियर हो गई। तो विश्व में भारत 5वां ऐसा राष्ट्र है जिसको अपना, ऐसे राष्ट्र बहुत हैं, बात होती है मान्यता प्राप्त, क्लियर हो गई। तो देखो भैया, हमने यहाँ पर सिंबल भी बना दिया। तो इस तरह से भारत
विश्व में 5वां ऐसा स्थान लेकर के आ जाती है जिसका अपना सिंबल होता है। इज इट ओके? आगे बढ़ जाएं। तो देखो साहब क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे, इसका पहला अनुमानकर्ता जो थे वह थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1866-67 में इन्होंने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस आधार पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय आय जो बताया था वो 340 करोड़ बताया था। कितना बताया था? 340 करोड़ बताया था। वही प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो इन्होंने कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। भाई उस समय 20 रुपया का एक सम्मान था, 5 रुपया में आदमी इंग्लैंड से घूम के आ जाता था, है ना। ये तो 20 रुपया की बात है। आज भले आपको 20 रुपये में कोई समोसा नहीं होता है, आई एम नॉट जिम्मेवार फॉर इट। इसे ये कह सकते हैं कि हमारे रुपया पहले की अपेक्षा कमजोर हुआ है। पहले 1 पैसा में आदमी पटना दिल्ली घूम लेता था, अब हम लोग भैया 20 रुपया में एक चलो प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते, ये हालात है। तो हमारा रुपया उस समय मजबूत था या अभी मजबूत है? उस समय मजबूत था, इतना तो हम कन्फर्म हो गए। हमारे पूर्वजों के समय में रुपया ज्यादा मजबूत था, अब हम लोग ज्यादा डेवलप हुए तो हमारा रुपया कमजोर हो गया, है ना। तो पूर्वज ने कहे, दादा नहीं कहे क्या। अब आगे बढ़े तो सबसे पहला वैज्ञानिक तौर पर कह सकते हैं या वैज्ञानिक तरीका से जो भारत का राष्ट्रीय आय की गणना किए थे उनका नाम था डॉक्टर VKRV राव। याद रहेगा नाम? डॉक्टर VKRV राव। नाम बड़ा सा है, हड़बड़ाना नहीं है, याद करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, अब हम आपको सारे नाम भी लिखवाने वाले हैं, उसके बाद हम राष्ट्रीय आय पे आऊंगा, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। पक्का बता दीजिए दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड। उन्होंने राष्ट्रीय आय कितना बताया था? 340 करोड़। और प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया। वैज्ञानिक दृष्टि से भारत का राष्ट्रीय आय का मापने वाला व्यक्ति कौन था? 1931-32 से क्या था? डॉक्टर VKRV राव। अब याद रखें कि इनकी जो दी गई विचार थी इसको मतलब भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी। क्लियर हो गई? तो अब आगे एक आप हेडिंग या ये पूरे कॉन्सेप्ट पहले लिख लेंगे तब हम आगे बढ़े। तो कितना देर लगेंगे लिखने में? जल्दी से बोलिए आप। 10 मिनट नहीं, आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं भाई, अब इतना टाइम नहीं दे सकते। तो बल्कि एक पेज छोड़ दो, आप सेकंड पेज से लिखो। फर्स्ट पेज तो हमें अभी बताना ही है, या यू कैन क्लिक पिक इफ यू हैव। थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा इसमें। जैसे आप लिखेंगे एक पहला क्वेश्चन का आंसर, हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर करवा देते। पॉइंट लिखेंगे आप यहां पर, CSO द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की उद्यम समझते हैं ना, इंडस्ट्री उद्यमों की पहली आर्थिक गणना 1977 में की गई है। पहली आर्थिक गणना 1977 में की गई, इसके बाद कभी नहीं हुई, ये याद रखिए। एक ही बार हुए किया है, तो यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSO जो भारत सरकार का है, ये नॉर्मली जो होता है ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्रों का काम करता है, और संगठित क्षेत्रों का सबसे पहली बार इन्होंने गणना कब किया था? तो क्या हो जाएगा? 1977। असंगठित, अनऑर्गेनाइज। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पहला विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाई गई? दूसरा क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट करेंगे हम। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस, पहला विश्व सांख्यिकी दिवस इक्वल टू लिख लीजिएगा डायरेक्ट आंसर 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया। अगला पूछा जा सकता है कि भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है किनके नाम पर? 2-3 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले भारत में जो सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है
वह मनाई जाती 29 जून। क्या रहेगा डेट? 29 जून प्रत्येक वर्ष या प्रति वर्ष, प्रत्येक ही कर लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष। और यह होता है पीसी महालिनोविस के जन्म शताब्दी या जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह होगा सांख्यिकी, या ऐसा हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना अगला 1 जून 2015 को की गई। 1 जून 2015 को की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना भारत में 1 जून 2015 को की गई। अभी तक तीनों क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि तीनों क्वेश्चंस का आप शिकार हो जाए। इज इट ओके? इसलिए हम प्रोबेबली लेकर के चलते हैं कि आगे क्वेश्चंस हमारा क्या पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई? अगले क्वेश्चन आइए स्लाइड पर। तो इससे अच्छा है पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद हम एक अनुमानकर्ता का लिखवाऊंगा। जल्दी से करेंगे आप। अनुमानकर्ता, अनुमानकर्ता, फिर लिखेंगे आप वर्ष, इसके बाद आप लिखेंगे राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय होगा 1 करोड़ रुपया में होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और एक होगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यह रुपया में होगा। इस तरह से आप 4 बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का। पहला नाम किनका आएगा? पहला आएगा दादा भाई नौरोजी। हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो दादा भाई नौरोजी कब दिए थे? इन्होंने 1866, 67, 68 कह सकते हैं। इन्होंने कितना राष्ट्रीय आय बताया? 340 करोड़। प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? 20 रुपया। क्लियर हो गया? दूसरा नाम हम लिखेंगे सेकंड नाम लिखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। क्लियर हो गई? लॉर्ड कर्जन कब था भारत का? ये था हमारा भारत में 1867-68 में इन्होंने दिया था। सॉरी 97-98 इसका पीरियड लिख लीजिएगा। 1897-98 में इन्होंने दिया। और इस समय देश की जो राष्ट्रीय आय था 675 करोड़, और प्रति व्यक्ति आय जो था ये था हमारा 30 रुपया। तीसरा जो नाम आएगा वो होगा विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी। इन्होंने 1899 में देश का राष्ट्रीय आय जो था इन्होंने 360 करोड़ बताया, और जो प्रति व्यक्ति आय थी इन्होंने 17 रुपया बताया। फोर्थ में आ जाएंगे, चौथा में नाम आएगा फिंडले सिराज का। फिंडले सिराज। अरे फिंडले सिराज जो थे ये देश का राष्ट्रीय आय 1911 में दिया जब बिहार बना, है ना। और इस समय भारत का राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ था, और जो प्रति व्यक्ति आय थी वह हमारा मात्र 80 रुपया था, मात्र 80 रुपया। और लास्ट हमारा पांचवा जो हो जाएगा वह होंगे डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव, ठीक है। इन्होंने देश का राष्ट्रीय आय 1931 to 32 में बताया,
और इस समय हमारा राष्ट्र का आय जो था 1689 यानी 1689 करोड़, और प्रति व्यक्ति आय जो थी यह हमारा 62 रुपया रहा। कितना रहा? 62 रुपया रहा। तो ये चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होंगे? वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है। उसके बाद हाँ कर्जन को रख सकते हैं, और फिर डॉक्टर VKRV राव का बात करेगा। अब यहाँ पर यदि लिखे होंगे तो आप लिख लीजिएगा यहाँ नोट करके कि डॉक्टर VKRV राव के दिए हुए रिपोर्ट को, डॉक्टर VKRV के दिए हुए रिपोर्ट को कुछ त्रुटि होने के कारण या त्रुटिपूर्ण होने के कारण लागू नहीं किया गया। क्लियर हो गई सर? लागू नहीं किया गया। फिनिश? अच्छा, एक क्वेश्चंस और आपसे आती है, बीपीएससी ही पूछता है ज्यादातर। बीपीएससी पूछता है क्या और ज्यादा में, अच्छा एक स्लाइड ऐसी चला गया। बीपीएससी हमारा पूछता है क्वेश्चंस और कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय हम आय करते हैं, निकालते हैं, तो भारत में सबसे पहला आधार वर्ष किसको माना गया था? आधार वर्ष किसको माना गया था? तो पहला जो भारत का आधार वर्ष हो 1948 to 49 था, ये याद रखिएगा। और यह जो आधार वर्ष था 1948 to 49, इसे हम परंपरागत आधार वर्ष के रूप में जानते हैं। तो ये चीज को आप याद कर लें, यदि आपसे एग्जाम में पूछता है बीपीएससी कि भारत में परंपरागत आधार वर्ष का पीरियड क्या रहा, तो आप कहेंगे कि वह 1948 to 49 था, और 1948-49 को ही भारत का पहला आधार वर्ष माना जाता है। क्लियर हो गई? और वर्तमान में जो हमारी आधार वर्ष है यह हमारा 2011-12 चल रहा है। ये चीज अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हाँ, ये अभी न्यूज में चल रहा है। यही होता है, आप लोग गूगल पे देख लेते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी लिखेंगे 2011-12, अभी बात चल रही है उस पर, वर्तमान का है। एनी प्रॉब्लम? तो एक बार सबसे हम ओरल पूछ लें, उसके बाद मैं क्लासेस को दौड़ा दूंगा तुरंत। क्या? अरे भैया, ये भारत के रुपया की हम बात कर रहे हैं, रुपया का सिंबल की बात करते हैं। ये दिए थे कुछ देर पहले, हम बताया था डी उदय कुमार। ठीक है, इस लाइन इधर अलग। दिल्ली इतना स्लो लिखेंगे कैसे होगा सिविल? हाँ बाबू, हाँ अभी तक हमारे आधार वर्ष भारत में लगभग 8 हो गए हैं। नहीं पूछेगा, क्योंकि आधार वर्ष हम भिन्न भिन्न प्रकार से रखते हैं। कुछ आधार वर्ष हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम एक लॉन्ग पीरियड, जहाँ 10-10 साल तक हमने रखा। कुछ ऐसे आधार वर्ष हुआ जो हम 2 साल में भी बदल दिए। क्लियर हो गए? वो कारण क्या होते हैं कि सप्लाई और डिमांड और इन्फ्लेशन, तीनों चीज को देख करके लिया जाता है। अभी जो हमारा चल रहा है, हम जल्दी में बदलने की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई? तो इसलिए वो अब आपसे नहीं पूछेगा। आगे बढ़े। अब चलिए आप लोग फटाफट हमें पहले जवाब दे दीजिएगा, हम ओरल पहले पूछ लेता हूं, उसके बाद अब हम आते हैं राष्ट्रीय आय में। अब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय आय पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को और स्टडी करना होगा, तब जाकर हम राष्ट्रीय आय समझ पाएंगे। एक हमारा जो होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। और एक होता है मार्केट कॉस्ट। ठीक है, मार्केट कॉस्ट कहो या मार्केट प्राइस कहते हैं। क्लियर हो गई? सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि प्राइस और कॉस्ट में क्या अंतर है, कोई बता सकते हो जी? एक हमारा होता है कॉस्ट और एक होता है हमारा प्राइस। हिंदी दोनों का एक ही होता है, कीमत। अच्छा, तो ये हिंदी हुई ना? दोनों का एक तरह से कीमत ही है। सर, किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग से लेके
देखो कॉस्ट जो होता है ना, ए फॉर शॉपकीपर होता है, ठीक है। यदि आप दुकानदार के पास जाते हो, कहते कि कलम का दाम कितना है, तो कहेगा यू द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज दिस, क्लियर हो गई। लेकिन आप एक क्या है, आप एक कस्टमर हैं, कस्टमर के लिए क्या होता है, कस्टमर के लिए प्राइस होता है। पहले तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। यानी शॉपकीपर का मतलब क्या हुआ, जहां से हम होलसेल की बात करने वाले अब हैं, ये नहीं करेंगे। अब ऐसे समझिएगा, तो फैक्टर कॉस्ट और हमारा एक है मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट। सबसे पहले दोनों को समझते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुई, जैसे मान लिया जाए कि आनंद महिंद्रा, नाम सुने हैं। अब आनंद महिंद्रा जो है, अब ये बोलेरो या स्कॉर्पियो निकालती है। तो सबसे पहले जो ये कंपनी लगाया, ये जो कंपनी इन्होंने लगाया, इस कंपनी को लगाने में क्या क्या चाहिए साहब। तो कंपनी लगाने के लिए हमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योर चाहिए ना, जिसको हम लोग निवेशक बोलते हैं, बोल सकते हैं आप। एक निवेशक चाहिए। निवेशक क्या निवेश करेगा, पूंजी। कहां पर करेगा, लैंड यानी भूमि करेगा ना जी। और उसके बाद इसको क्या चाहिए, तो पूरा जब खर्च किया तो इसको लाभ भी कुछ तो चाहिए ना। अब समझिएगा कि किसी भी चीजों को प्रोडक्ट करने के लिए निवेशक ने, तो निवेशक ने जो भी पूंजी लगाया, इसके लिए उसको इंटरेस्ट देना होगा। भूमि हुआ तो इसके लिए उसको रेंट देना होगा। प्रॉफिट और निवेश इन्होंने किया, इसके लिए भी लाभ होगा। मतलब हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लैंड और प्रॉफिट्स। क्लियर हो गया। जब तक कि हमारे पास चार चीज नहीं होंगे तब तक हम किसी भी प्रकार की गतिविधियों का अंजाम नहीं दे सकते। तो मान लिया जाए कि ये जो हमने भी गाड़ी बनवाया, इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में आनंद महिंद्रा को टोटल जो कॉस्ट आया, इसको प्रोडक्ट करने में, जिसको हम लोग उत्पाद कॉस्ट बोलते हैं। अब यहां पर भी कॉस्ट हमारा जो होगा दो भागों में बटेगा। एक हमने देखा उत्पाद कॉस्ट, उत्पाद लागत, और एक हुआ उत्पादन लागत। एक हुआ उत्पादन लागत। तो अब क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा अंतर हो जाएगी। उत्पाद जो लागत होगी, या किसी भी जो उत्पादक होगा, उत्पादक जो होगा, ये उत्पादक को वन टाइम देना पड़ता है। कितने बार देना होता है, वन टाइम। जैसे मान लिया जाए कि आप ये बिजनेस लगाने जा रहे हो, तो बिजनेस लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कुछ न समझ में आए तो कहिए कि सर पंजीकरण कराना होगा, कराना होगा ना। तो पंजीकरण कराने के लिए आपने क्या किया, आपने कुछ तो पे किया होगा। तो जो पे किया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पाद कॉस्ट। क्या बोलते हैं, उत्पाद कॉस्ट। और अब होता है कि आप उत्पाद कितना कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड उत्पादन। तो आप उत्पादन कितना कर रहे हो, तो उत्पाद कॉस्ट एक बार लगती है, लेकिन जो उत्पादन कॉस्ट जो होता है, उत्पादन जो लागत होती है, ये बार बार लगता है। समझ में आया, ये बार बार लगेगा। जैसे आपने एक गाड़ी का निर्माण किया तो आपको एक पे ही लगेगा। अब आपने 10 गाड़ी का निर्माण कर दिया, फिर 10 पे लगेंगे। मीनिंग क्लियर हो गई। मतलब हुआ कि जितना भी आप प्रोडक्ट करेंगे, जितने भी आपको प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही आपको टैक्स भी देना अधिक देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्शन दो तरह के टैक्स लगते हैं। उत्पाद जो टैक्स होता है वन टाइम्स लगते हैं, और उत्पादन जो होते हैं वो बार बार लगते हैं। तथा हम कह सकते हैं कि वह जो लगते हैं वो हमारा खास तौर पे जो सांख्यिकी या कह सकते हैं मात्रात्मक जो वृद्धि होती है, वो मात्रात्मक वृद्धि पे जो लगती है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन। क्लियर हो गया। तो अब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार के कंपनी लगाया, मान लेते हैं कि आनंद महिंद्रा ने एक बोलेरो निकाला, एक बोलेरो बनाया, और ये बोलेरो बनाने में इसको क्या हुआ खर्च, तो बोलेरो में इन्होंने सबसे पहले एक निवेशक है तो ये अपना भी तो कुछ देखेगा प्रॉफिट जो इन्होंने लाया। तो टोटल जो इसको अभी तक कॉस्ट पड़ा है, ये टोटल कॉस्ट जो हुआ है बोलेरो पर बन करके हमारा जो कंपनी में रेडी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। मीनिंग क्लियर हो गया। मतलब ऐसे समझिएगा, मतलब हम ऐसे समझें दूसरी भाषा में कि किसी कंपनी में अंतिम जो भी हमारा चाहे वस्तु हो या हमारा सेवा हो, उस पे कुल जो लागत हुआ, कुल लागत जो लगा, यही कुल लागत हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। मीनिंग क्लियर हुआ। क्या होगा हमारा, फैक्टर कॉस्ट।
जैसे आपने एक घर बनाया, बिल्डिंग तैयार किया, तो बिल्डिंग में आपका क्या क्या लगा साहब? पैसा लगा, मजदूरी लगा, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा ये सारे चीजों को लगाए। तो उसी तरह एक व्यक्ति, जैसे कोई इंडस्ट्री वाला ने कुछ चीजों को प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट में उसको भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी आय लगे, जितने भी प्रकार के उनको कॉस्ट लगे, ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर कॉस्ट। अब बात होता है कि मान लिया जाए कि हमने सामान बना करके रेडी हो गया, ये हमारी कंपनी ने है जो है ये गाड़ी को बना करके रेडी कर दिया, तो इसमें तो हमारा टोटल खर्च लगे हैं ना। तो जब ये खर्च लगे हैं तो क्या हम इसको अपने पास रखेंगे या इससे अब हम कमाएंगे? क्योंकि हम जो भी इसमें लागत की है वो हमें प्रॉफिट लेना होगा। तो अब ध्यान देना है कि अब इस चीजों को हम क्या लाएंगे? अब इस चीजों को हम मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। मीनिंग क्लियर हो गई? अभी तक ये हमारे कंपनी में है, ये गाड़ी को हम, ये जो हमारा बोलेरो है, इस बोलेरो को हम बाजार में लाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप बाजार में लाइएगा तो सबसे पहले मान लिया जाए कि इस बोलेरो का आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ा बनाने में, खर्च जो पड़ी इंजीनियरिंग या सारा चीजों को लेकर के, इसमें टोटल खर्चा मान लेते हैं कि 7 लाख हुआ। कितना हुआ? 7 लाख आपका खर्च हुआ। अब आप इसको मार्केट में ले जाइएगा। तो जैसे इसको में आप मार्केट में ले जाएंगे साहब, सरकार आपसे क्या मांगेगी? टैक्स। सरकार मांगेगी ना आपसे टैक्स। तो सरकार आपने से टैक्स मांगा, तो टैक्स मांगा तो फिर इसमें जुटेंगे या घटेंगे? जुटेंगे। तो 7 लाख, और मान लिया जाए सरकार इसका 10% लिया, मान लेते हैं, तो 7 लाख का 10% कितना होगा? 70,000। यानी अब बाजार में कितना का हो गया? 7,70,000 हो गया ना। 7,70,000 का ये मटेरियल हो गया। तो अब हम इसको इस आधार पे निकालेंगे। तो उसी तरह हमारा जो देश का जीडीपी होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है इक्वल टू, हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस जो हुआ। तो अब क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट जब हम मार्केट प्राइस पे करेंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो हमारा अप्रत्यक्ष जो कर होगा, अप्रत्यक्ष जो कर होगा, ये कर जुट जाएंगे। लेकिन यदि सरकार ने हमें सब्सिडी देती है, तो ये सब्सिडी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गया? जैसे मान लिया जाए कि हमने बाजार में इसको 7,70,000 पे लाया। अब सरकार ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपसे 10% लिया ना, 70,000 लिया ना, अब ऐसा है कि हम आपको 2% रिटर्न कर देता हूं, 2% रिटर्न कर देता हूं। तो मतलब वो मोटा मोटी लिया कितना? 8% लिया, तो 2% रिटर्न करता हो, यानी हम कितना? 20,000 घटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा? तो मार्केट प्राइस हमारा टोटल कितना हुआ? 7,70,000 हुआ ना जी, है ना। तो ये पूरा हमारा हुआ एमपी प्लस अप्रत्यक्ष करना। इसमें से हमने क्या किया? 2% घटा दिया, तो 2% का मतलब हमने 20,000 घटा दिया। तो ये सामान बाजार में अब कितने में मिलेंगे? 7,50,000 में मिलेगा। मीनिंग क्लियर हो गई? तो अब ऐसे समझिएगा कि यदि भी किसी भी सामान जो होते हैं, कोई भी सामान पे यदि सरकार टैक्स लगाती है, तब वह सामान बाजार में सस्ता होगा या महंगा? महंगा हो जाएगा। लेकिन वह सामान पे यदि सरकार सब्सिडी दे देती है, तो वह सामान बाजार में सस्ता होगा या महंगा? क्योंकि जो सामान अभी हमारे 7,70,000 का था, सरकार ज्यादा नहीं 2% हमें दे दिया सब्सिडी, तो 2% देने के कारण बाजार में जहां 7,70,000 का था, ये सामान कितना का हमारा हो गया? 7,50,000 का। तो हमारा होता है कि यदि फैक्टर कॉस्ट जो हमारी है, फैक्टर कॉस्ट से लेकर, मतलब हम एक कंपनी से लेकर के जब बाजार तक सामान को पहुंचाते हैं, तो उसमें अन्य प्रकार के भी हमारा क्या लगता है? उसमें कह सकते हैं लागत लगती है। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, जैसे फिर हम कह सकते हैं लेबर कॉस्ट होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये सारे गतिविधि जो होते हैं किस पे जुड़ता है? वो हमारा प्रोडक्ट पे जुड़ता है। और ये लागत पे कौन करता है? कस्टमर। मीनिंग क्लियर हो गई? तो मायने सी बात है, जो किसान या कोई भी व्यक्ति जो बाजार से सामान खरीदता है, वो किस आधार पर लेता है? एमपी पर लेता है, मार्केट प्राइस पर लेता है, जिसको हम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं। क्लियर हो गई? तो अब आपसे हम यहाँ पर इस तरह से यदि हम क्वेश्चन आपको दे दूं कि एक तरफ हमारा फैक्टर कॉस्ट है, एक हमारा मार्केट प्राइस है, विच इज लार्जर? कौन बड़ा होगा? तो मार्केट प्राइस इज लार्जर देन फैक्टर कॉस्ट। मतलब मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा हो गया। मीनिंग क्लियर हो गई? तो ये दोनों चीज आपको समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। क्लियर हो गई? हाँ। किसी कंपनी में अंतिम वस्तु सेवा का कुल लागत, हम बोलेरो के जहां से शुरुआत की वहां से अभी तक हम लेंगे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट हुआ तो उसमें हम अपना प्रॉफिट भी जोड़ लेंगे। वो तो स्टार्टिंग में, हाँ, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे जुटेगा।
स्टार्टिंग में तो हम ऑलरेडी इसको हमने बोला था ना प्रोडक्ट टैक्स, तो ऑलरेडी हो गई। अब हम ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। हाँ बोलिए। उत्पाद, ये उत्पाद हुआ और ये हमारा उत्पादन हुआ, तो जितना हमारे नंबर बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा टैक्स बढ़ेगा। इज इट ओके? उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। क्लियर हो गई? लाभ जैसे मान लिया जाए कि टोटल सामान को बनाने में आपको 5 लाख लगा, 5 लाख लगा, ये 5 लाख में आपका क्या है, आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया था, आपने इसमें, हाँ इसमें आपने कितना लेबर को दिया, आपने इसके लिए कितना रेंट दिया, आपने इसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी का दिया, ये सामान को लाने में टोटल जो खर्च हुई, ये सारे चीजों को हम इसमें जोड़ लिए। क्लियर हो गया? और उसके बाद अब हम ये सारे तो अभी खर्च जोड़े हैं, मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट बनता है ना, हम भी अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे ना, तो प्रॉफिट जोड़ लिए। तो एक तो अभी तक जो हमने प्रॉफिट तक जोड़ लिया, ये प्रॉफिट तक हमारा जो हुआ फैक्टर कॉस्ट पे रह गया। अब यहाँ से हमको बाजार में ले जाना है, अब हमको बाजार में ले जाना है, तो जब बाजार में ले जाना है तो सरकार हमसे इनकम लेगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स लेगा ना, पहले उस सरकार लेगी। उसके बाद हो सकता है कि इसमें हमारा और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट अलग से जुटेगा। तो मान लेते हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल तौर पे फिर से समझिएगा कि मान लिया 5 लाख का सामान हो गया, जिसमें मेरा भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ऐसे समझिए मेरा भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया कि नोएडा से हमें पटना लाना है, अब समझ में आया, नोएडा से पटना लाना है, तो इसमें टोटल पता लगा कि 40,000 रुपया हमारा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट पड़ा। कितना पड़ा? 40,000 ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट पड़ा, प्लस वहां से यहां तक पहले 3 हमें देना पड़ता था टैक्स, क्योंकि नोएडा तो उत्तर प्रदेश है, तो 2 देना पड़ता था, एक यूपी गवर्नमेंट लेती थी, तो बिहार गवर्नमेंट लेती थी। अब तो जीएसटी आ गया है ना, तो जीएसटी आ गई, तो मान लिया जाए कि भारत सरकार ने कहा कि भैया आपको कम से कम, 4 चक्का गाड़ी है तो कम से कम आपको 18% देना होगा, मान लिया जाए 18%, तो ऑलरेडी 5,40,000 तो हो चुका है, अब प्लस 18% और दीजिए हमको, तो टोटल जो हमारे गाड़ी का जो कॉस्ट उसका हमको 18% दे दीजिए। वो जो अब उसके बाद जो एक टोटल हमारा जो दाम होगा, ये हमारा मार्केट प्राइस बनेगा। क्या बनेगा? मार्केट, यानी कोई भी व्यक्ति गाड़ी बाजार में खरीदने जाएगा तो ये टोटल जोड़ के मुझसे लेंगे। क्लियर हो गया? तो बाजार जो मूल्य हुआ, अब बताइए यहाँ पर मात्र कितना का था? 5 लाख का, और यहाँ से यहाँ तक आते कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक आते आते आपने देखा कि 5 लाख ए हुआ, फिर 40,000 इधर हुआ, प्लस 18% और जुटेंगे, तो बाजार में महंगा हुआ या सस्ता हुआ? महंगा हुआ। तो कोई भी प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे सस्ता होगा या मार्केट कॉस्ट पे सस्ता होगा? फैक्टर कॉस्ट, गड़बड़ाइए नहीं। इज इट ओके? क्लियर हो गया? अब चलते हैं, इस चीजों को हम आगे लेकर के चलते हैं, इसी को हमें समझाना है अब साहब। तो जब इसको हम लोग डील करते हैं तो इस आधार पे ही हम जो हमारा राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को हम क्लियर अप कर लेंगे। अच्छे से समझिएगा, और राष्ट्रीय आय बहुत सिंपल सा है, बाद में इसके आय के पार्ट बताऊंगा। तो पहला राष्ट्रीय आय जो था हमारा जीडीपी था। पहला क्या है हमारा? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसको आप फिगर में समझो। जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत है। तो होता है क्या कि एक वित्तीय वर्ष में, और हमें सबको पता है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, जैसे अभी हमारा वित्तीय वर्ष क्या चल रहा है? 2022-23 चल रहा है। अबे 2 साल एक साथ आ रही है। ये कौन सी कैलेंडर पर आधारित है? लास्ट क्लास में बताया होगा, ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन एक कैलेंडर पर आधारित है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वित्तीय वर्ष किस कैलेंडर पर आधारित है। मैंने क्लियर हो गई? तो ग्रेगोरियन। तो अब हमारा जो 2022-23 जो हमारा फिनेंशियल ईयर है, इस फिनेंशियल ईयर में कुल अब होगा कि जो भी हम उत्पाद किया, उत्पाद हम किसको करते हैं? या तो हम वस्तु को करते हैं या तो हम सेवा को करते हैं। तो इसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, क्या होगा? अंतरिम मौद्रिक जो मूल्य होगा वही हमारा देश का क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। अब इसको समझिएगा। तो ये हमारे भारत का जियोग्राफिकल बाउंड्री है। इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर
चाहे वह भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो, दोनों व्यक्ति किसी भी देश का भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, सीमा के अंदर देशी तथा विदेशी व्यक्तियों द्वारा कुल उत्पाद, वस्तु तथा सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जैसे अब देखिएगा, इसको एग्जांपल तौर पे आप समझिएगा। जैसे हमने यहां पर लिया कि भारत में हमने सैमसंग कंपनी को लिया। किसका लिया? सैमसंग। सब लोग सुने हैं सैमसंग कंपनी कहाँ का है साहब? कोरिया का है। कोरिया का है ना। अब ये दक्षिण कोरिया के जो कंपनी है, तो इसमें मायने सी बात है कि कोई भारतीय भी इसमें एम्प्लॉय रहे होंगे और इसमें विदेशी भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया वाला भी काम कर रहा है। तो दोनों कहाँ काम कर रहा है? भारत के अंदर कर रहा है ना। भारत के अंदर कर रहा है, नोएडा भारत में ही है ना, तो भारत के अंदर में कर रहा है। तो किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में देशी तथा विदेशियों के द्वारा कुल वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य या अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। मीनिंग समझ में आया? भाषा में लिखवाऊंगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी हमारा क्या होता है साहब? सी का मतलब हुआ हम कितना एक साल में कंजप्शन किया, कितना एक साल में हमने कंजप्शन किया। क्लियर हो गई? आई का मतलब एक साल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना हम एक साल में निवेश किया। और जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमने कितना खर्च किया। मीनिंग क्लियर हो गई? तो एक साल में हमने क्या कंजप्शन किया, उपभोग हिंदी हो जाएगा। उपभोग हमने एक साल में कितना किया, हम एक साल में निवेश कितना किया और एक साल में हमने खर्च कितना किया। इस चीजों को, लेखा जोखा को जब हम एक जगह तैयार करते हैं तो वह हमारा क्या निकल के आ जाता है? जीडीपी। जीडीपी जो होता है साहब, जीडीपी में निरंतर साल दर साल जो वृद्धि होता है, ध्यान देना, साल दर साल वृद्धि होता है। जैसे मान लो कि पहले हमारा 3.9% जीडीपी था, अभी हमारा मान लेते हैं 4.2% जीडीपी हो गया। मान लेते हैं कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 0.3 का। तो अब हम देख सकते हैं साल दर साल, ये पिछला हम मान लेते हैं कि 2021-22 में हमारा जीडीपी कितना था? 3.9 का। अभी हमारा 2022-23 हमारा जीडीपी चल रहा है, ये ईयर चल रहा है, इसमें कितना हो गया? 4.2। तो दोनों में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना क्या हुआ? तो हुआ 0.3% का। तो जो 0.3% जो वृद्धि हुई, इसे हम क्या बोलेंगे? वृद्धि दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? वृद्धि दर। तो 2 साल के अंदर या निरंतर सालों में जीडीपी में जो वृद्धि होता है उसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। ध्यान में आया? उसे ग्रोथ रेट बोलते हैं हम। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम पहले पढ़ाया है। यहां मैं बात कर रहा हूं कि यह हमारा ग्रोथ रेट कहलाता है। इज इट ओके? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो जो शक्ति प्रदान करता है, जो विश्व के साथ चैलेंज प्रस्तुत करता है, वह जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वो हम जीडीपी के आधार पर करते हैं। और इस आधार पर आपने देखा होगा कि भारत जीडीपी के रूप में विश्व में कितवें स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। 11 से डायरेक्ट हम 5 पे आए हैं, इंग्लैंड को पछाड़ रखे हैं। क्लियर हो गया? तो अब हमारा जीडीपी क्लियर हो गया। जीडीपी किसको कहेंगे? जीडीपी किसको कहेंगे? कोई डेफिनेशन समझा सकते हैं? अभी हमने जो बोला, एक वित्तीय वर्ष, साल ये सब नहीं, जो इकोनॉमिक्स का टर्म है उसको याद कीजिए। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, वर्ड को ध्यान देना है, भौगोलिक सीमा के अंदर देशी तथा विदेशी नागरिकों द्वारा कुल वस्तु तथा सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, फाइनल प्राइस को हम जीडीपी कहते हैं। फाइनल प्राइस का मतलब समझाते हूं। जैसे मान लिया जाए कि आपका सैमसंग का कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, क्योंकि सैमसंग इसलिए ले रहा हूं, इसे डिमांडेबल है, और जहां पर डिमांड होता है उसकी सप्लाई होती है, सीधी सी बात। अब ये डिमांड, अब ये क्या है, इन्होंने एक साल में मान लिया जाए कि 20,000 मोबाइल को इन्होंने प्रोडक्ट किया। कितना को प्रोडक्ट किया? 20,000। तो 20,000 जो मोबाइल है इसका फाइनल प्राइस कितना है बाजार में? मैंने क्लियर हो गई? अब उसमें भी फिर हम देखेंगे कि जो हम 20,000 प्रोडक्ट के, क्या 20,000 काम कर ही रहा है या कुछ उसमें से खराब ही हुए?
मीनिंग क्लियर हो गई। तो जो खराब हुए, जो हम रिसेस करेंगे, घटाएंगे, वो अगला टर्म में पढ़ेंगे। तो एक साल में इसका कितना मौद्रिक मूल्य हुआ, क्लियर हो गई। तो हाँ, मार्केट प्राइस पे आएंगे। तो 20,000 तो हमने ये निकाला, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो आगे हम बताएंगे। हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वोत्तम जो फॉर्म है वह हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है। क्लियर हो गया। जैसे प्रोडक्ट कर रहे थे, इससे कितने व्यक्तियों का लाभ है? ये 20,000 तो प्रोडक्ट किया है, उससे कम भी तो जा सकता है, खराब भी तो हो सकता है। ये तो हम नहीं कह सकते 20,000 प्रोडक्ट किया तो 20,000 फाइनल ही है। 20,000 रिटर्न भी तो आ सकते हैं उसमें से कुछ। तो हम एक केवल प्रोडक्ट कह सकते हैं कि एक साल में इन्होंने इतना प्रोडक्ट किया, इसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा ये बाजार में अभी इतना चल रहा है, और उससे सरकार को कितना आय हुआ, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए। इस तरह से हम आय का जो गणना करते हैं 3 तरह से करें, उस पर हम अभी आए नहीं, उसका टाइम लगेंगे। ओके, तो जीडीपी क्लियर हो गई। अब होता है एक हमारा दूसरा जो इसी में पार्ट था, वो क्या था हमारा? एनडीपी। याद रखेंगे एनडीपी का मतलब। अब यहां मीनिंग समझिए बढ़िया से। जी मतलब ग्रोस है ना, और एन मतलब नेट, नेशनल नहीं नेट, यानी ग्रोस से में कहां जाना है? पहले बताओ ग्रोस और नेट में क्या अंतर है? एनी वन ऑफ यू, इसको भी हमें समझाना होगा। हम ऐसे भाषा में समझाइए। आप मान लीजिए कि सर को कुछ नहीं आता है, आई एम जीरो, बताइए अब हमको समझाइए। वो जो भी बोले आपने समझ गया? बात यह है ना, हमको समझाना है, सामने वाला समझेगा कैसे? आपने सीधा का घटा देंगे, कौची घटा देंगे? समझिएगा ग्रोस और नेट में अंतर क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, एक है हमारा ग्रोस और एक है हमारा नेट। कोई दिक्कत? ग्रोस का मतलब जैसे मान लिया जाए यह व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। अरे मोहन जो है 2021 में, 2021 के मार्च था, 2021 के मार्च में इन्होंने एक दुकान खोला, शॉप। और दुकान जो खोला था, इन्होंने टोटल लागत जो लगाया था साहब, इन्होंने लागत लगाया था 50,000 रुपया से इन्होंने वो दुकान को खोला था। यानी क्लियर हो गया? कितना लगाया था इन्होंने? 50,000 से इन्होंने दुकान को इस्टेब्लिश किया था। अब हम आ गए मार्च 2022 में। अब इन्होंने कहा कि अरे मेरा तो 1 साल आज पूरा हो गया दुकान खोला हुआ, देखता हूं मेरा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। जब इन्होंने अपना पूरा जांच पड़ताल किया, 1 साल का ब्यौरा निकाला, तो इसके पास नजर आता है कि इसके पास अकाउंट में या जो टोटल इसके पास पैसा है वह मात्र 80,000 है। कितना है? 80,000 है। क्लियर हो गई? तो 80,000 के मतलब आप क्या समझ रहे हो? तो 80,000 का मतलब हुआ कि इसमें इसका निवेश भी है ना, निवेश प्लस लाभ है ना, निवेश प्लस लाभ है ना। तो निवेश इसका कितना था? तो पहले आप 50,000 इसमें से घटा लो, अब कितना बच गया? 30,000 बच गया। अब 30,000 हमारा केवल लाभ है, अभी कुल लाभ नहीं है साहब। अब 30,00,000 में अब इन्होंने देखा कि अरे मैं पिछले साल जो था, हम 2 बल्ब खराब हो गया था। बल्ब समझते हो ना, 2 मरकरी खराब हो गया था। तो 2 मरकरी में लगता है कि 120 रुपया खर्च होल था। पोडियम टूटल था, कारपेंटर लगता है 300 रुपया वो भी लिया था। गेट टूटा था, इसका लगता है कि 500 रुपया लगा था। इस तरह से इन्होंने सारा चीज जोड़ा। बीच में जो और छोटे छोटे खर्च हुए हैं, मीनिंग क्लियर हो गई? तो खर्च हुए तो पॉकेट से गए हैं ना। अब मोटा मोटे हम मान लेते कि इन्होंने इधर से देखा कि 10,000 रुपया और हमारा खर्च हो गया है, तो 10,000 भी और खर्च हुए, ये 10,000 को फिर हम घटाएं, अब कितना हो गया? 20,000। तो ये 20,000 जो हुआ, ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। 80,000 क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस का मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस लाभ, और नेट का मतलब कि जितना हमने खर्च किया टोटल को हटा दिया, और हटाने के बाद अब हमारे पास रियल कितना है, प्योर। मीनिंग क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? तो अब हमारा ये नेट हुआ। तो अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे ग्रोथ से लेकर के नेट पर, इसका कंसेप्ट। ऐसे बोल सकते हैं कि
नेट, तो नेट जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू को देता है। अभी इसी को बता रहे हैं। जैसे मान लो आप ही से पूछ रहा हूं, आप पिछले साल बाबू एगो मोबाइल खरीदा, ठीक है, पिछले छोड़ो ना, आज से 2 दिन पहले आपने एगो मोबाइल खरीदा, ठीक है, और वह मोबाइल जो आपने खरीदा, यह मोबाइल मान लिया आपने 20,000 में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं ना, 20,000 से नीचे तो भी कोई बढ़िया मोबाइल नहीं होगा। 20,000 का आपने मोबाइल लिया, अब आपको मोबाइल चलाने की मन नहीं है या कुछ ऐसी स्थिति आ गई आप मोबाइल बेचना चाहते हैं, क्या आपको 20,000 कोई देगा? नहीं ना देगा। कितना देगा? बगल वाले दोस्त से पूछिए कितना देगा। कम ही देगा, ज्यादा तो नहीं देगा। बस यही चीज को आप समझना है। तो मान लो आपने 20,000 रुपया के लिया, तो 20,000 के मतलब आपने क्या किया? आपने इन्वेस्ट किया था, 2-4 दिन उसका कंजप्शन किया, खर्च भी किया, और टोटल मिलाकर के आपका कितना था? 20,000 टोटल था। कितना? 20,000। तो हम कह सकते हैं कि एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन मतलब हुआ कि हमने 20,000 में मोबाइल खरीदा था। कितना में खरीदा था? 20,000 में हमने मोबाइल खरीदा था। कारणवश हम बेचने के लिए गए, लोग ने कहा कि भैया 12,000 में देगा, हार्डली 16,000 देंगे, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। आपने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। 16,000 में आपने बेच दिया, कई हजार का लॉस। तो 4,000 क्या कहलाएगा? हरास। क्या कहलाएगा? हरास। मिनी क्लियर हो गई? मिनी क्लियर हो गई? तो इसी चीज को हमने यहां भी घटाया ना, इसी चीज को घटाया ना। तो मतलब कि जब हम जीडीपी में से अपने खर्च को घटा देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मिनी क्लियर हुआ सबको? समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया और समझाता हूं। जैसे आपकी मम्मी ने कही कि जाओ 2 केजी चावल ले आओ। अब एकदम घर में आ जाओ, किचन की बात करेंगे अब। 2 केजी चावल ले आओ। आपने चावल लाने के लिए गया, पता चला कि जब आप चावल ला रहे थे पीछे से किसी ने धक्का या गलती से गाड़ी जा रही थी, लग गई। अब आपके चावल तो प्लास्टिक फट के गिर गई, ठीक है। फिर आपने चावल लेने गया तो जो गिर गई ये आपके लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो पहले मान लिया जाए कि आपने 200 रुपया का सामान लिया, उसके बाद फिर आपने वही चीज को खरीदने गया, तो आप क्या कहेंगे कि आज हमारी इतना लॉस हुई है ना। तो आज दिन भर में आपने कितना कमाया? मान लो कि दिन भर में आपने 500 रुपया का कमाया, 200 रुपया का चावल ला रहे थे, उसमें 100 रुपया का चावल बर्बाद हो गए। फिर आपने 100 रुपये यानी 100 रुपया पर क्या कर दिया? घटा दिया। तो आपका एक दिन का जीडीपी में इतना घट गया। तो इस तरह से हम वर्ष में भी घटा सकते हैं ना। क्लियर हो गई? तो जो भी हम अब ऐसे भी समझो, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में समझते हैं कि जब किसी भी चीजों को घिसावट होता है। आज आपने बोलेरो लिया, 1 साल चलाओ गाड़ी, सभी लागन उगन में गाड़ी आपने चलाया, उसके बाद गाड़ी में को बेच दिया, क्या आपको 13 लाख मिलेंगे? क्या खर्च उसमें आपका क्या घटा? वो घटा कि आपने 1 साल जो यूज किया उसमें आप कितने उसको घीसे, कितने पीटे, ये सारे उसका जो कॉस्ट होगा वो घटा करके मार्केट में आएगी। क्लियर हो गई? हो सकता है आपने 200 या 20,000 आपने प्रोडक्ट किया, 20,000 प्रोडक्ट में से मान लेते हैं कि 4 को प्रोडक्ट खराब हो गया, चोरी हो गया, चूहा खा गया, हो सकता है। तो ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? तो ये हमारा जुड़ेगा या घटेगा? तो ये घटेगा, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? डेप्रेसिएशन। मीनिंग क्लियर हो गई? आपका नींद आ रहा है? मैं बार बार देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ घर पे आप पढ़ाई, हमको लगता है हम सही है। सुबह में अभी बोले हैं कि 3 बजे आप लोगों को सुबह रात होता है, थोड़ा सा सुधारिए। सिविल के नौकरी लेना है तो सब को सुधारिए। तो ये आपको जीडीपी समझ में आया? जीडीपी और एनडीपी समझ में आया या नहीं? यस या नो? तो चलिए अब हम इतना पहले अब लिखवाता हूं अपनी भाषा में। प्रॉफिट भी कमाया। तो आपको लगता है कि जितना कि आपने लिया उससे ज्यादा कमा लिया? कहीं ना कहीं आपको लॉस ही है ना। तो वही जो लॉस जा रहा है वो हमारा क्या है? डेप्रेसिएशन है। इज इट ओके? अब मान लो कि आज ही आपके कहो कि हमने ये मोबाइल लिया है 22,000 में, लिया है 18,000 में, अब किसी को हम 22,000 में लिए हैं, अब 2200 कहेंगे तो आपको 21 नहीं देगा। क्लियर हो गई? जो कि आपने 4,000 बढ़ा करके बोला है, नहीं देगा। तो ये आखिर आपके क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ह्रास हो रहा है। मीनिंग क्लियर हो गई?
तो चलिए अब लिखिएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, इसके पहले वाले तो सारे हमने फॉर्म बता दिया है, अब एक टर्म को हमको समझाना है, सिखाना है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय में, मैं बोलता हूं, लिखेंगे राष्ट्रीय आय के 4 कारक हैं। इस तरह से इसे पीछे वाला जो हमने पार्ट बताया था, चाहे तो आप उस फिगर को बना सकते हैं। कहाँ मैंने बनाया था? अरे हम तो आगे बढ़ते जा रहे, सॉरी। अच्छा कहीं भी होगा, चारों को आप बना सकते हो, फिगर को बना लीजिएगा बल्कि, ठीक है। तो चारों फिगर आप बना लीजिए, मैं फिर से कहेंगे तो आप बना देता हूँ। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, वेरी गुड। चारों फॉर्म को आप बना लीजिए। हाँ बनाए हैं ना, अब उसी चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लिखेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद हो गया। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्लियर। लिखेंगे किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में देशी तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा, देशी तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा, देशी तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा उत्पादित कुल वस्तु तथा सेवाओं का, कुल वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक, कुल वस्तु तथा सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अगला पॉइंट इसी में लिखें, पॉइंट नंबर 2, छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा। जीडीपी में वार्षिक होने वाले वृद्धि दर को, जीडीपी में वार्षिक होने वाले वृद्धि को, जीडीपी में वार्षिक होने वाले वृद्धि को, आप लोग हिंदी पे हाथ तेज कीजिए, इतने स्लो हाँ हिंदी करेंगे तो कैसे होगी सिविल का। वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। अगला पॉइंट, जीडीपी से किसी देश की विकासात्मक, किसी देश की विकासात्मक गतिविधियों का पता चलता है, गतिविधियों का पता चलता है, गतिविधियों का पता चलता है, जहां जहां उस देश के अन्य क्षेत्रों में, जहां उस देश के अन्य क्षेत्रों में कितना सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है, ऐसे गतिविधियों का, ऐसे गतिविधियों का यह प्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष प्रूफ का हिंदी क्या हो सकता है? साक्ष्य प्रोवाइड करता है, साक्ष्य देता है, प्रमाण देता है, प्रमाण देता है। अब आगे लिखेंगे जीडीपी इक्वल टू, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। नीचे लिखेंगे जहां, जहां सी इक्वल टू उपभोग, आई इक्वल टू निवेश,
G इक्वल टू सरकारी खर्च, सरकारी खर्च अर्थात एक साल में, छोड़ दीजिए उसे नीचे लिखिए, अर्थात एक साल में कुल उपभोग, कुल उपभोग, उपभोग निवेश तथा खर्च को दर्शाता है।